जिस दिन वो विषय मुझे लगता है समाप्त हो जाएगा, उस दिन आरएसएस भी समाप्त हो जाएगी। उन पे आरोप भी लगते रहे कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं किसी ना किसी पार्टी को। वो में युवाओं में बहुत जोश है संगठन में काम करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष मिश्रा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ जाने माने लेखक संतोष मिश्रा जी एक बार फिर हाजिर है नए विषय के साथ और अपनी बेबाकी वाले अंदाज में जो जिस तरह से वो बात रखते हैं, उलझे हुए तथ्य को सुलझे हुए तरीके से एकदम से जो समझा देते हैं दर्शकों को और हम जैसे आम युवाओं जो संतोष मिश्रा को देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि जो उनका बोलने का तरीका है, जिस तरीके से बात करते हैं और जो बेबाकी से ये चीज़ों पर बोलते हैं, वो बड़ा प्रभावित करता है हम जैसे युवाओं को। तो एक बार हम फिर हाजिर हैं एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के साथ, आरएसएस पर आमतौर पर लोग बचना चाहते हैं, लेकिन संतोष जी इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो इतने बेबाकी से चीज़ों पर बोलते हैं कि और इस तरीके से बोल जाते हैं कि अगर कोई इनसे नफरत भी करता है तो 2 पल के लिए देख लेता है कि संतोष जी क्या बोल रहे हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। संतोष मिश्रा जी, इस बार का जो टॉपिक है हमारा आरएसएस, बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। आमतौर पर लोग इस पर बचना चाहते हैं, लेकिन आप जिस बेबाकी से बोलते हैं, लोग सुनने को बड़े ही उत्सुक होते हैं कि कब संतोष मिश्रा जी इस टॉपिक पर बात करेंगे और हम उनकी वाणी को सुनेंगे। तो आप इस चीज़ को कैसा देखते हैं? पहले तो आप ये बताइए मुझे, बाकी बात हम बाद में करेंगे, बाकी इंटरव्यू। देखिए, जो आरएसएस का बात आती है, ये आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा संगठन है जो निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा करता है। और निस्वार्थ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई आरएसएस कोई ये नहीं कह सकते आप कि वो है, ये आम लोगों का ही एक संगठन है जहाँ कोई भी आदमी जुड़ सकता है। और इसलिए मैं आरएसएस की बात करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि लोग जुड़ते भी हैं। और कहीं ना कहीं आरएसएस ने ही मुझे प्रेरणा दी, लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर। और मैं आरएसएस जैसे विषय पे कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा लिख सकूँ, और ये प्रेरणा भी मुझे लोगों से ही मिलती है। ऐसा नहीं कि आरएसएस के कुछ लोग मुझे बोलते हो लिखने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों ने भी मुझे बोला कि जब मैंने स्टार्ट किया लिखना, एक प्रोफेसर से मिल के आया, वो किसी और विचारधारा पे लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं वो, और कॉलेज में पढ़ाते हैं, 20-25 साल से पढ़ाते हैं। तो जब उन्होंने से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि अच्छा विषय है, लिखना भी चाहिए, हम लोग नहीं लिख सकते, लेकिन तुम युवा हो, तुम्हें लिखना चाहिए। इसलिए मैंने आरएसएस पे थोड़ा लिखना चालू किया और कोशिश की कि लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि एक संगठन आता है, चुपचाप काम करके चला जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं लोगों को थोड़ा बताने की कि भाई कैसे काम करते हैं, ये है। तो आरएसएस पर लिखने की प्रेरणा आपको यहीं से मिलती है? हाँ जी। हम दूसरे सवाल पे आते हैं संतोष मिश्रा जी। भारत में आरएसएस के पूरे 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इस जो शताब्दी वर्ष को आप किस तरह से देखते हैं? भारत का इतिहास, राजनीति, माहौल के साथ सब बदला है, तो आरएसएस क्या अभी भी वैसा ही जैसा ये स्थापित हुआ था 1925 में, कि आरएसएस बदल चुका है? वो आरएसएस अब वो नहीं रहा जो 1925 में स्थापित हुआ था अपने मूल उद्देश्य के साथ। देखिए, जो मूल विषय के साथ आरएसएस 1925 में स्थापित हुआ था, वो विषय आज भी है और उसी पे वो लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन वो विषय मुझे लगता है समाप्त हो जाएगा, उस दिन आरएसएस भी समाप्त हो जाएगी। सीधा सा जवाब तो यही है। बाकी और अंदर तक जाएं तो मैं बताता हूँ, दुनिया में जो है इससे बड़ा कोई संगठन मुझे नहीं लगता जो बना है या बनेगा। और सबसे बड़ी बात, जो बने भी संगठन कुछ समय तक रहे या किसी कारणवश टूट गए। जो आरएसएस है, ये आप कह सकते हो कि 5-6 लोगों ने मिलकर चालू किया था, एक 30-35 साल के आदमी आप ये कह सकते हो। और आजकल लोग तो अपने आप को 55 साल की उम्र में भी युवा बताते ही हैं, तो मैं 30-35 साल का आदमी को समझदार और सैल्यूट करना चाहूँगा उस आदमी को जिसने आरएसएस जैसी संस्था की स्थापना की और एक छोटे से गांव और एक शहर से होते हुए देश की तो बात छोड़ ही दीजिए, आप दुनिया में अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। और ये ऐसा संगठन है जहां आप कोई भी व्यक्ति आके ज्वाइन कर सकता है, कोई शुल्क नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक शाखा में गए, ध्वज प्रणाम किया और आप उसके स्वयंसेवक बन गए। तो ऐसा कोई संगठन बढ़ता चला गया और लोग जुड़ते चले गए। लोग उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जो लोग अच्छा काम करते हैं। और
मैं यहाँ बताता चलूँ, हर तरीके से उन पे संघ पे आरोप भी लगते रहे कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं किसी ना किसी पार्टी को। वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छे काम करिए आप, आपको भी सपोर्ट करेंगे वो, और लोगों को भी सपोर्ट करेंगे। और वो संघ का कहने का मतलब ये जो लोग हैं, स्वयंसेवक आप ये कह सकते हो, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो सब स्वयंसेवक और संगठन किसी भी देश को ऊपर रख के अपने देश के लिए काम करना चाहिए। देश सर्वोपरि, ये बात अगर किसी ने हमें बताई तो वो आरएसएस नहीं बताई। ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं बताई, और लोगों ने भी बताई, लेकिन उस ध्येय पे चलने के लिए कि देश सबसे ऊपर रखना चाहिए, वो संगठन इन चीज़ों को बताता है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, जैसे कि आपने कहा कि लोग कहते हैं आरएसएस के ऊपर आरोप लगता है कि आरएसएस एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है। म- हम युवा हैं, मतलब मैं तो एक युवा हूँ, और मेरे जैसे तमाम युवा जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो आरएसएस को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि भाई आरएसएस का असली डीएनए है क्या। क्या इसका कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कि एक राजनीतिक टूल है, या सामाजिक आंदोलन का एक जरिया है। आरएसएस है क्या? तो पहले आप ये स्पष्ट देखिए, करिए। आरएसएस वो संगठन है, आप ये कह सकते हैं युवाओं की। जहाँ तक बात है, मैं बहुत सारे युवाओं को जानता हूँ, और जितने उस समय थे युवा ही जो आरएसएस में प्रचारक बनते हैं। वैसे वहाँ कोई प्रचारक की एज नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं जो देश प्रेम के लिए निकले हैं, देश समाज की बात करते हैं। और वो कोई सन्यासी नहीं, लेकिन वो अपना समय आते हैं, संगठन को देते हैं और समाज में काम करते हैं। नए नए विषयों पे काम करती है संगठन, और नई नई चीज़ों को अपडेट भी करते रहते हैं वो। कि जैसे ऐसा नहीं कि युवा नहीं है, वहाँ बहुत सारे युवा हैं और संगठन में काम करते हैं, देश के लिए काम करने वाले। आप ये कह सकते हो कि यही एक ऐसा संगठन है। संगठन और भी काम करे, लेकिन 100 साल हो रहे हैं, इसलिए हम लोग 100 साल पे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा इस विषय में युवाओं में बहुत जोश है संगठन में काम करने के लिए। आप जानते नहीं, लेकिन मैं बहुत से युवाओं को जानता हूँ जो प्रचारक बनते हैं। प्रचारक वही बनता है, मैं बताता चलूँ, जो देश के लिए काम करे, संगठन के लिए। प्रचारक की एक पद्धति होती है वहाँ काम करने की, तो वो एक बड़ा विषय है प्रचारक का। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ही कभी ना कभी। जी। दूसरी चीज़ ये मैं जानना चाहता हूँ, आरएसएस पे एक और आरोप लगता है कि आरएसएस कोरे पन्ने को पकड़ता है। कोरे पन्ने से मेरा मतलब है कि आरएसएस बच्चों को पकड़ता है, कि उनको छोटे मतलब जब बच्चे छोटे अवस्था में होते हैं, छोटे एज में होते हैं, जो शाखाएं लगती हैं, शाखा लगना एक टूल है। असली मकसद तो उन बच्चों का ब्रेन वॉश करना होता है, एक पर्टिकुलर विचारधारा को उनके अंदर बोना होता है। जो विपक्ष के लोग हैं, जो क्रिटिक है, वो आरएसएस को इस बेसिस पर भी क्रिटिक करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, इसके ऊपर मैं बताता चाहूँ, जो विपक्ष बात करता है या कई, मैं कांग्रेस के बहुत नेताओं को भी जानता हूँ। और हम कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, हम विपक्ष कोई भी हो सकता है, हाँ, जो आरएसएस को क्रिटिक करता हो। हाँ, मैं देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस की शाखा में गए हैं, ठीक है, और गांधी जी भी उनके साथ गए थे। और कहीं ना कहीं जो संगठन पर आरोप लगता है, देखिए ऐसा है, कोई उसमें ये नहीं कि वो बच्चों को ही पकड़ते हैं, उसमें कोई भी आ सकता है, आप भी जा सकते हो, और 75 साल का आदमी भी जा सकता है। कोई वहाँ ये नहीं है कि भाई वो बच्चे ही पकड़ते हैं। शाखा में वहाँ कुछ ऐसा सिखाया नहीं जाता है। मुझे लगता है जिन लोग आरोप लगाते हैं उन लोगों को शाखा में जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ शाखा में नहीं जाता, शाखा को दूर से देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप उसके पास ही जाओ। शाखा कोई ये तो है नहीं कि कहीं भी लगती है, वो पब्लिकली कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में शाखा लगती है एक जगह। कोई ऐसी जगह देख ली जाती कि भाई पार्क का एक कोना पकड़ लेते हैं वो लोग कि यहाँ पे शाखा लगेगी। अपना वो साफ़ भी करते हैं उसको, और वो उसको क्या, पार्क को भी साफ़ करते हैं फिर। उसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि वो कोई ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश का तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा विषय है। जो लोग इसके ऊपर आरोप लगाते हैं उनको पहले वहाँ जाना चाहिए, उन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि वो एक राजनीति कहीं ना कहीं विपक्ष की करना चाहते हैं। या ये कह सकते हो कि आप अच्छे अगर काम करोगे तो लोग इस पर सवाल उठाएंगे ही। तो मुझे लगता है शाखा में जाएं और आरएसएस को पहचानें पहले, फिर बात करें तो अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता फिर वो बात ही करेंगे, वो उसी शाखा में जुड़ जाएंगे। अच्छा, वहीं काम अच्छा। करेंगे वो फिर। तो एक चीज़ और, संघ का जो शाखा मॉडल है आज के डिजिटल युग में कितना रेलेवेंट है? क्योंकि हम देखते हैं कि युवाएं मोस्टली टाइम जो अपना स्पेंड करते हैं वो इंटरनेट पे करते हैं, अपने डिजिटल डिवाइसेस पे करते हैं। तो क्या शाखा मॉडल अभी भी रेलेवेंट है डिजिटल युग में? देखिए ऐसा है ना कि डिपेंड करता है कि अब मान लीजिए मेरा संगठन में काम करने का मन नहीं है, मैं लिखता हूँ तो मैं संघ के बारे में ही लिखता हूँ। ऐसे ही मान लीजिए युवाओं को लगता है कि भाई, कुछ युवाओं को लगता है कि हम
अच्छी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे बहुत सारे उनके कोई ये नहीं कि संगठन नए नए बढ़ते गए, आरएसएस तो एक पार्ट हैगा, उसके बहुत सारे आप ये कह सकते हो अंग बन गए। युवाओं को लगता है तो जैसे कॉलेजों में है तो आपको पता है विद्यार्थी परिषद वहाँ काम करता है कॉलेजों में, ऐसी जिनको लगता है उन चीज़ों पे सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग युवा जुड़ते ही हैं। और मैं बहुत से युवाओं को जानता हूँ जो सोशल मीडिया के थ्रू भी काम करते हैं आरएसएस के लिए, प्रचार प्रसार या जो भी उनको दायित्व दिया जाता है उन विषयों पे काम करने के लिए। तो जुड़ना भी चाहिए, काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि युवा नहीं जुड़े। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आरएसएस में करीब करीब 65% युवा ही प्रचारक बनते हैं, और वही बनते हैं जो 13-14 साल के होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से प्रचारक बनना। तो प्रचारक बनना तो एक बड़ी अचीवमेंट होती है, आप ये कह सकते हो। एक चीज़ और हमें देखने को मिलता है, जो क्रिटिक ये भी इस पॉइंट पर आरएसएस को क्रिटिक करते हैं कि आरएसएस हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करता है। इसका अर्थ आपके नज़रिए से क्या है? क्या है हिंदू राष्ट्र? देखिए ऐसा है, जो हिंदू राष्ट्र की बात है, मुझे लगता है अगर कोई इसमें हम अगर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है। अगर उसमें कहीं ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों को सम्मान नहीं दिया या उनकी बात नहीं कही है, लेकिन मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र की बात करने में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग लोग रहते ही हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बट हिंदू राष्ट्र की बात करना और उसकी चर्चा करना कोई इसमें गलत विषय नहीं है मुझे लगता है, जो मुझे लगता है। बाकी तो लोग समझदार हैं और लोग जुड़ना भी चाहिए, हिंदू राष्ट्र की बात होनी भी चाहिए। आरएसएस को कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में देखना चाहिए या पॉलिटिकल नेशनलिज्म के रूप में देखना चाहिए, या सिर्फ आरएसएस को एक संगठन के रूप में देखना चाहिए? देखिए मुझे जो लगता है आरएसएस को एक ऐसे संगठन के रूप में देखना चाहिए कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और ट्रेन का हादसा हो गया, तो वहाँ पे शाखा छोड़ के लोग आपकी मदद करने पहुँच जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि ऐसा संगठन जो हमेशा किसी न किसी चीज़ में, कभी आपदा है या देश की आप ये कह सकते हो लड़ाई जब 1962 में चली थी तो कोई सरकार जिनकी बात होती है वो थी नहीं, तो विपक्ष ने तो बीजेपी की जहाँ बात करते हैं लोग विपक्ष वाले कि भाई बीजेपी आरएसएस का ही पार्ट है, तो विपक्ष को मैं यहाँ बता चलूँ कि 1962 में भी आरएसएस ने जब वहाँ से कांग्रेस की तरफ से मदद मांगी गई तो वहाँ भी मदद की गई आरएसएस की तरफ से। तो ऐसा कोई वो नहीं है, और ये एक सोशल संगठन है, समाज के छोटी सी चीज़ों से लेकर देश की चिंता करता है, और करनी भी चाहिए, हम जिस देश में पैदा, और ये राष्ट्र के लिए काम करता है, ये है विषय। आपने बीजेपी की बात कर दी तो मेरा अंतिम प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है इस चीज़ पर। आरएसएस को देखा जाता है कि बीजेपी का शैडो गवर्नमेंट है, जो डिसीजन बीजेपी दफ्तर में आते हैं वो आरएसएस के दफ्तर से आते हैं। इस बात पर आप कितना मानते हैं इस बात को, और आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, बीजेपी एक अलग पार्टी है, ठीक है। वो आरएसएस में से जो मैंने जैसे बताया विद्यार्थी परिषद है, ऐसे संस्कृत भारती, बहुत सारे संगठन हैं, कहीं ना कहीं वैसे ही एक बीजेपी एक संगठन है और बड़ा संगठन है। और कभी कांग्रेस या विपक्ष ने आरएसएस से मांगे नहीं लोग तो उन्होंने दिए भी नहीं होंगे। मुझे लगता है बड़ा दिल दिखाना चाहिए वहाँ विपक्ष को, और लोग मांगने चाहिए आरएसएस से, अच्छे लोग मिलते हैं काम करने के लिए, निस्वार्थ देश की सेवा के लिए। हमने अभी बीजेपी की बात करी है, आरएसएस के रिश्ते की बात करी। एक चीज़ लोगों को जो बड़ा दिखता है, नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का रिश्ता कितना गहरा है? देखिए बहुत गहरा रिश्ता है नरेंद्र मोदी का आरएसएस के साथ। मैं लोगों को ये बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि आरएसएस का और नरेंद्र मोदी का बहुत गहरा रिश्ता है, इसमें कहीं भी कोई बात छुपी नहीं है। नरेंद्र मोदी आरएसएस के ही प्रचारक हैं, और जब जुड़े होंगे जब वो बहुत छोटे होंगे, वहाँ से प्रधानमंत्री तक का सफ़र करना और बिल्कुल 24 घंटे काम करना और एक भी छुट्टी नहीं लेना, ये आरएसएस की देन है कि इतना बड़ा लीडर 24 घंटे आपके साथ 24 घंटे खड़ा है, हर देश के मुद्दे पे सीधा सीधा जनता से बात करता है वो, और देश की बात करते हैं। तो मैं इससे बिल्कुल भी अलग शब्दों में नहीं कहूँ, बिल्कुल आरएसएस और नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या ये रिश्ता उनके पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में दिखता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए ऐसा पॉलिसी मेकिंग तो बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें समय देखा जाता है, सिनेरियो देखा जाता है, पूरी प्लानिंग होती है, उसके लिए मुझे नहीं लगता। बाकी जो बचपन से काम करते आया है, जिस चीज़ों पे उसे पता है देश के में कैसे माहौल है, ठीक है, और क्या चीज़ों पे बात करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता उनकी पॉलिसी में भी, और वो जो भी पॉलिसी बननी चाहिए देश के प्रति बनती है, अच्छी पॉलिसी बनती है। आरएसएस कोई देश के खिलाफ बात कभी की नहीं आरएसएस ने, तो
होना भी चाहिए अगर इसमें कोई बात आ भी रही है कि पॉलिसी मेकिंग में अगर उनका कोई डिसीजन, बाकी सही है डिसीजन, अगर पॉलिसी मेकिंग में भी वो कुछ डिसीजन अच्छा लेते हैं तो। संघ के प्रचारक का जो प्रभाव है अलग अलग क्षेत्रों में बहुत गहरा प्रभाव दिखता है। ये प्रभाव क्या राष्ट्रीय एकता बनाता है या सिर्फ विवाद खड़ा करता है? देखिए, इससे क्या है कि मान लीजिए कोई प्रचारक दिल्ली से है तो कोई प्रचारक कर्नाटका का है, तो इससे क्या है देश जुड़ता ही है और ये देश जोड़ने का काम करता है। और प्रचारक ही मुझे लगता है मेन मोटिव है कि देश इससे अच्छा जुड़ता है, कि अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांत के आपस में लोग डिस्कस करते हैं, अलग अलग कल्चर की बातें होती हैं। हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए हैं कि थोड़ी दूर जाने के बाद भाषा, शैली, हर चीज़ बदल जाती, यहाँ तक कि खाने के तरीके भी बदल जाते हैं, भोजन भी बदल जाता है, बल्कि रहने सहने की बात तो एक अलग है ही है। तो कोई वो नहीं है, अगर बात करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रचारक होना भी चाहिए देश के इस चीज़ में माहौल को बनाने के लिए। आपने एक जिक्र किया था कि आरएसएस अपने सेवा के लिए जाना जाता है, जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया, अगर एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वहाँ पे कुछ आरएसएस के लोग हैं या शाखा चल रही है तो शाखा छोड़ के उनको बचाने जाएंगे, क्योंकि आरएसएस की पहचान ही सेवा करने से है। मतलब कि लोगों जो सोशल लाइफ के लोगों को अपलिफ्टमेंट करना है। लेकिन एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, एक तरफ तो आरएसएस अपने सेवा और कार्यों के लिए जाना जाता है, दूसरी तरफ एक आरोप ये लगता है कि आरएसएस थोड़ा सा पोलराइजेशन लाता है समाज में, मतलब लोगों को बांटता है धर्मों के आधार पर। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, इसका जवाब तो मैं सीधा से यही दे सकता हूँ। जिन लोगों को लगता है कि आरएसएस धर्मों को बांटता है, उन लोगों को शाखा में जाते, किसी को ये नहीं पता होता वहाँ पे कौन किस जाति का है। जो चीज़ है मैं आपको बताती, कोई वो धर्मों को नहीं बांटता है, ना कोई वो प्रांतों को बांटता है। आप शाखा में जाओ, आपको पता चल जाए, आपको पता ही नहीं होगा आपके बगल में कौन सी जाति का आदमी खड़ा है शाखा में, या हम किससे बात कर रहे हो, कौन सी जाति। वहाँ कोई जाति नाम की चीज़ ही नहीं है, ये बताता चलो मैं लोगों को। संतोष मिश्रा जी, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, अगर भारत में आरएसएस नहीं होता तो भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस टाइम पे, या जो अगर हम लैंडस्केप देखिए, कैसा होता? सोशल पॉलिटिकल कैसा होता? देखिए, ऐसा है, आरएसएस नहीं होता ये तो ये अलग ही वो हो गया विषय, बट मुझे जो लगता है, मेरे ये हो सकते हैं कि आरएसएस कहीं कोई राजनीति नहीं करता है, तो नहीं भी होता अगर वो पॉलिटिकल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है ही है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कोई राजनीति नहीं करती आरएसएस का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, सीधा सीधा जवाब तो यही हुआ। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है, आरएसएस की कोई 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेस पॉइंट जो आप एज ए लेखक देखते हैं? देखिए, 3 तो मेरे से पूछा जा रहा है, तो देखिए, लोगों को जोड़ने का, देश के प्रति जागरूक करने का, और एक अखंड भारत बनाने का। और वीकनेस तो मैं ये प्रश्न जो है लोगों पर ही छोड़ देता हूँ कि वो बताएं कि क्या वीकनेस है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मिश्रा जी, आपने एक बार फिर वही अपने बेबाकी तरीके से आरएसएस पर बोला, जहां लोग आमतौर पर बचते हैं इस क्रिटिकल टॉपिक पर बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि नए विषय के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात जरूर हो। धन्यवाद।